जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं अनिल जादव, इंग्लिश एजुकेटर, आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, इस तरह की, और अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश आती है और इंग्लिश आप लोग तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपका कोई ना कोई एक पार्ट वीक हो रहता है। यानी कि किसी का ग्रामर स्ट्रांग है तो किसी की वोकैबलरी वीक है, किसी की वोकैब ग्रामर दोनों स्ट्रांग है तो किसी का कॉम्प्रिहेंशन वीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर हमारे जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो आने वाले एक हफ्ते में, आने वाले 7 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस और ऐसी ऐसी मास्टर क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिनसे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा ही एक वीडियो, ऐसी ही एक क्लास आप कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक क्लास में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ कि सर मुझे पैराजम्बल्स जब भी मैं सॉल्व करने बैठता हूँ, पैराजम्बल्स कहो, जम्बल्ड सेंटेंसेस कहो, या पीक्यूआरएस कहो, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहो, सबका नाम एक ही होता है। किस तरह से हम पीक्यूआरएस, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जम्बल्ड सेंटेंसेस को किस तरह से रीअरेंज करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए। और मैं 4 ऐसे रूल बताऊंगा, सिर्फ 4 रूल। अगर आप ये 4 रूल फॉलो कर लेते हो, ये 4 रूल बहुत अच्छे से अप्लाई करते हो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन में, तो 98%, 99% तक आपका वो क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कॉम्प्रिहेंशन में वैसे तो कोई रूल एंड रेगुलेशंस होते नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के बेस्ड सारे के सारे सवाल होते हैं, उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होती है ना, उनके कुछ होते हैं। बस प्रैक्टिस करो, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करो और क्वेश्चंस के आंसर करो। लेकिन फिर भी वे स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चरली इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से हैं, है ना, और उनको दिक्कत होती है इस तरह के सवाल अटेम्प्ट करने में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे पॉइंट्स जिनको आप अप्लाई करिए खुशी खुशी, और मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर आज की स्ट्रैटेजिक वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट डे, कल रात को 8 बजे पीक्यूआरएस की एक स्पेशल मैराथन क्लास होगी जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। सीजीएल 2024 में आए गए सारे के सारे पीक्यूआरएस। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, मान लो आपके 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। S6 और S1 वाले भी सेंटेंसेस आते हैं जिसमें S1 फिक्स रहता है, S6 फिक्स रहता है, बीच के 4 रीअरेंज करने होते हैं। ये बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर किसी सीडीएस एग्जाम में इस तरह के सवालों में पूछे जाते हैं। बाकी के जो 4 सेंटेंस आते हैं, 3 सेंटेंस भी आते हैं कई बार, इनको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है। तो वहां सबसे बड़ा टास्क और सबसे पहला टास्क आपके पास ये होता है कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहला सेंटेंस आपको चूज करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो आपको चारों सेंटेंस में कि भैया पहले नंबर पे ये आएगा या ये आएगा, पीक्यूआरएस भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 भी हो सकता है। तो आपको रूल नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट क्या करना है, फाइंडिंग द फर्स्ट, यानी कि पहला सेंटेंस जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है, या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है सर, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है, ये तो मुझे समझा दो। आपने जो बता दिया वो तो मुझे पहले से पता था कि फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले ढूंढते हो, तो सबको पता है। लेकिन इंट्रोडक्टरी मैंने नाम इसका क्यों रखा है, अगर कोई पैराग्राफ है उसके 4 सेंटेंसेस हैं और 4 सेंटेंसेस उसको डिवाइड कर दिया है, तो उनमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसके अंदर एक किसी नाउन का जिक्र होगा, किसी नाम का जिक्र होगा और उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब होता है कि जिस चीज से सेंटेंस की शुरुआत होती है या जिस चीज से पैराग्राफ की शुरुआत होती है या पूरे पैराग्राफ में जिस चीज के बारे में बात होती है, तो शुरुआत से जहां से बात हमने स्टार्ट करी है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। पहचानते कैसे हैं कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट या तो सब्जेक्टिव पार्ट होगा। सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है सर, आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। ठीक है, तो भाई मान लो किसी सेंटेंस में वर्ब है और किसी में सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे वर्ब आएगी। तो इस तरह से जिस नाउन का या किसी भी नाउन का, किसी नाम का जिक्र सबसे पहले किया गया है, वो भी इंट्रोडक्शन के तौर पे, या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ी गई है, तो वो सेंटेंस सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पैराग्राफ कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई नाउन लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी 5 नाउन में से कोई भी नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कुछ भी हो सकता है। या फिर किसी का नाम है, नाम मतलब प्रॉपर नाउन होता है, या कोई मेन आइडिया है, जरूरी नहीं है कि किसी इंसान, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कि द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, तो ये पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया, ये भी आपका पहले नंबर पे आ सकता है, दैट इज कॉल्ड मेन आइडिया।
या फिर है ना पॉल्यूशन इन द मेट्रो सिटीज, इस तरह से एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया, तो वो आपका मेन आइडिया हो जाएगा। या किसी का पूरा नाम लिखा हुआ है, किसी कंपनी का पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इनके अलावा भी इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो सबसे पहले लिखा जाना चाहिए इनके अलावा भी हो सकता है। सब्जेक्टिव पार्ट कह सकते हैं, नाउन या नेम, या फिर मेन आइडिया या फुल नाम किसी भी चीज का, या फिर कोई भी ऐसा क्लॉज, ऐसा फ्रेज जिसके अंदर या तो टाइम की या प्लेस की बात, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इस तरह के फ्रेजेस को हम एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं, जिसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस की का जिक्र किया जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई ऐसा फ्रेज है जो या तो टाइम या प्लेस पर बेस्ड है, तो मान लो हम किसी इंट्रोडक्टरी पार्ट को बोलेंगे तो उससे पहले कई बार क्या होता है कि टाइम मेंशन कर देता है। मैंने कहा देयर वॉज अ किंग, एक राजा हुआ करता था, तो कायदे से ये स्टेटमेंट पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये छोड़ दूं वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, तो क्या पहले आएगा? वंस अपॉन अ टाइम पहले आएगा। अ मैन इज वेटिंग फॉर मी, ये सबसे पहले आना चाहिए। या फिर आउटसाइड माई हाउस, आउटसाइड माई ऑफिस, कुछ भी कह सकते हैं। इन द गार्डन अ मैन इज वेटिंग फॉर मी, तो क्या होना चाहिए? एडवर्ब ऑफ प्लेस सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। आउटसाइड माई हाउस अ पर्सन अ मैन इज वेटिंग फॉर मी, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो एडवर्बियल फ्रेज है वो पहले लिखा जाना चाहिए। तो टाइम बेस्ड या प्लेस बेस्ड भी कोई ऐसा फ्रेज है तो वो भी पहले आ सकता है। ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन वाले सेंटेंसेस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जितनी ज्यादा हो सके रीडिंग करो और उसको समझने की कोशिश करो। रीड करके समझना अगर आपके अंदर आ गया, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये आपके अंदर आ गई तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। टाइम एंड प्लेस बेस्ड फ्रेजेस जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम हो गया, लॉन्ग लॉन्ग एगो हो गया, या फर्स्टली, अगर कोई चीज फर्स्टली, जैसे फर्स्टली वर्ड लगा के कोई चीज कही गई है तो फर्स्टली वाला वो जो पैराग्राफ है वो पहले लिखा जाएगा। या फर्स्ट लिखा हो, इन द गार्डन लिखा हो, आउटसाइड दी ऑफिस लिखा हो, आउटसाइड माई हाउस लिखा हो, इन लंदन लिखा हो, या किसी जगह का नाम लिखा हो, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको जोड़ना है। लेकिन मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। पीक्यूआरएस की जो नस होती है, नस का मतलब जो कमजोर कड़ी होती है, जिसको अगर बच्चा जान ले तो 50% उसकी प्रॉब्लम बिना कुछ चीजें सीखे समझे भी सॉल्व हो सकती हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। इफ यू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड टू योर क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ पीक्यूआरएस क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जैसे ही पहला पैराग्राफ मिल जाए, पहला सेंटेंस आपको मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये पहले नंबर पे आएगा, तो तुरंत एक 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ऑप्शंस पे नजर जरूर मार लो। वहां पे आप देख लोगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर पे ये वाला सेंटेंस नहीं है। यानी कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड के लिए आप ऑप्शंस में नजर जरूर मार लो, जिससे आप एलिमिनेट कर सको। मान लो कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें पहले नंबर पे वो हो ही ना, तो 10% चांसेस है कि आपका कोई 10% ऑप्शन जो है एलिमिनेट होगा। यानी कि 10% चांसेस है कि कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो, यानी कि बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास कम से कम मालूम 1/3 प्रॉब्लम आपकी या 1/4 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का कॉम्पिटिशन आपके पास है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले ऑप्शन से ही आप एलिमिनेशन अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ी सी नजर मार लो हल्का सा ऑप्शंस पे नजर मारना। कई बार क्या होता है कि हम ढूंढ लेते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना, सीना चौड़ा करके हम दूसरा सेंटेंस ढूंढ रहे हैं, हमने ऑप्शन देखी नहीं है। कई बार क्या होता है ऑप्शन में वो सेंटेंस पहले नंबर पे है ही नहीं है, हमें गलत फहमियां भी हो जाती हैं। कई बार हमको लगता है कि ये पहले नंबर पे आना चाहिए, ऑप्शन में वो है ही नहीं। तो क्या करोगे, एक नजर ऑप्शन पे जरूर मारना है, गलत और सही दोनों तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2। दूसरा रूल सबसे इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढ लिया और अब आपकी बारी है कि उसके दूसरा वाला सेंटेंस ढूंढना। जब तक आपके 2 सेंटेंस ना हो, कम से कम 2 सेंटेंस स्ट्रांगली पेयर्ड ना हो, जुड़े ना हो, तब तक आप एलिमिनेशन मत करना, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑप्शंस पे नजर मारना आपको पहले से ही आना चाहिए, शुरू से ही आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो पेयर होगा, दूसरा रूल जो होगा वो होगा पेयर मेकिंग का। यानी कि पहला सेंटेंस आपने ढूंढा, पहले के बाद दूसरा सेंटेंस क्या आना चाहिए, उसको हम पेयर मेकिंग कहते हैं। तुरंत पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। पेयर कैसे बनाते हैं भाई, पेयर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या काम करने चाहिए, किस तरह के वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है। देखो, कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग सेंटेंस कनेक्टर्स कहते हैं, कंजंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है।
कनेक्टर वर्ड ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि उसमें कंजंक्शंस भी आ जाते हैं, डिटर्मिनर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, आपकी प्रपोजिशन भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, ये कनेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे किसी सेंटेंस की शुरुआत में बट लगाए तो ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ये जो वर्ड्स है ना, ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, यानी कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन में नहीं आ सकते, ये तो कंफर्म्ड है। ये पेयर बनाने के लिए जरूरी होता है अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में, तो ये मान लो ये किसी पे डिपेंडेंट, इसको हम डिपेंडेंट सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम डिपेंडेंट सेंटेंस अभी बताऊंगा आगे चल के, इनको डिपेंडेंट सेंटेंसेस भी बोलते हैं जो एक सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, पहले वाले पे। जैसे किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में बट है, हाउ एवर है, सो है, स्टिल है, ऑन द कंट्री, ऑल्सो, मोर एवर, टू, इवन, दिस, दैट, दोज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पेयर बनाने के काम आते हैं, ये किसी सेंटेंस के शुरुआत में लिखे होंगे, ठीक है, और इनको हम किसी सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि सेंटेंसेस में जो आर्टिकल यूज होते हैं ना, आर्टिकल की दो टाइप होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। मान लो दो पैराग्राफ हैं, दो सेंटेंसेस हैं, और दो सेंटेंसेस में से किसी नाउन से पहले एक नाउन से, सेम नाउन है, जैसे मान लो हाथी है, एलिफेंट, अगर एलिफेंट से पहले एक सेंटेंस में तो एल लगा हुआ है, एन एलिफेंट, और दूसरे में द लगा हुआ है, तो पहले कौन सा एलिफेंट आपके हिसाब से आना चाहिए, कौन से एलिफेंट वाला सेंटेंस पहले लिखा जाना चाहिए? क्या द एलिफेंट वाला सेंटेंस पहले लिखा जाना चाहिए या ए और एन वाला? तो ऑब्वियसली एन, यानी कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो पहले लिखा जाता है, और जब उसी नाउन को हम दोबारा से सेंटेंस के अंदर रिपीट करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, तब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जब तक हम पहली बार किसी का जिक्र करते हैं तब तक हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर मान लो दोनों आर्टिकल किसी नाउन से पहले लिखे हुए हैं तो भाई पहले नंबर पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं और बाद में हम डेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल से भी ये चीज आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा एन एलिफेंट, ठीक है, और द एलिफेंट, किसी सेंटेंस में द एलिफेंट है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये बाद में लिखा जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जो मल्टी फिलर्स होते हैं, 6 फिलर्स वाले क्वेश्चंस कराए थे, उसमें सेम ऐसा ही सवाल पूछा जाता था, ठीक है। तो यूज ऑफ आर्टिकल में ए और एन का पहले यूज होता है, द का बाद में। अगर दो सेंटेंस अलग अलग हैं तो पहले ए और एन वाला आएगा, सेम नाउन से पहले, नाउन सेम होगा, नाउन दोनों में है सेम होगा, ठीक है, नाउन यहाँ पे लगा होगा, और उस नाउन से पहले एक सेंटेंस में तो ए और एन लगा होगा, दूसरे में क्या लगा होगा, द लगा होगा। तो भैया पहले ए और एन वाला आएगा, बाद में द वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में एक नाउन है, तो सिंपल सी बात है, जो नाउन होगा वो पहले आएगा और प्रनाउन बाद में आएगा। मैं ये पेयर बनाने वाली चीजें बता रहा हूँ कि पेयर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है पैराग्राफ के अंदर। अगर पैराग्राफ के अंदर ये वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी कनेक्टर अगर आ रहा है तो वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बाद जुड़ सकता है, या फिर पेयर बनाने के लिए किसी भी तीसरे सेंटेंस में भी हो सकता है। जरूर थोड़ा ना कि पहले के साथ में दूसरा जुड़े, हो सकता है दूसरा तीसरा जुड़ जाए, हो सकता है देखो पी के साथ क्यू जुड़ जाए, हो सकता है क्यू के साथ पी जुड़ जाए, हो सकता है आर के साथ एस जुड़ जाए, हो सकता है एस के साथ आर जुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पी के साथ एस जुड़ जाए, कुछ भी। पेयर बनाने हैं आपको, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, आर्टिकल का याद रखना है। नाउन एक सेंटेंस में है, एक में प्रोनाउन है, मान लो कि ड्रेसेस एक में है, दे एक में है, तो ड्रेसेस के बाद दे आएगा, भले ही वो पी हो या एस हो। पी और एस का पेयर बनाना है तो पहले ड्रेसेस फिर दे, ठीक है। या मोबाइल फोन के बाद इट लिखा है तो इट और मोबाइल फोन में मोबाइल वाला पहला आएगा और फिर इट वाला बाद में आएगा, तो ये पेयर मेकिंग हो गया। प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, वो एंटीसीडेंट के हिसाब से जैसा एंटीसीडेंट है आगे रिलेटिव प्रोनाउन देखोगे किसके बारे में बात कर रहा है, आगे वर्ब भी लगी होती है। तो ये प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन ये भी आपके हेल्प करेंगे किसमें, पेयर मेकिंग में, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक आप लोग पढ़ते हो, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं, तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब तो दे रखी है, सब्जेक्ट नहीं है, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है उसकी वर्ब नहीं दे रखी है, तो उनको जोड़ दो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एप्रोप्रिएट है, जोड़ के लगा के पेयर बना दो, ठीक है। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस जानते हो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन के साथ एंड आता है, वेदर के साथ और आता है, ठीक है, और आपका नो सूनर के साथ देन आता है, अदर रेदर के साथ देन आता है, बट और क्या बोलते हैं नथिंग एल्स के साथ बट आता है। इस तरह से जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, मान लो एक में नॉट ओनली है, दूसरे में बट ऑल्सो है, तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आना चाहिए, है कि नहीं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपका पेयर मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक होता है डिपेंडेंट सेंटेंस, जो मैंने आपको बता दिया था ऊपर कि भैया एक सेंटेंस ऐसा है जो पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, उसका कोई वजूद ही नहीं है उसके बिना, तो भैया वो सेंटेंस आपका उसके साथ जुड़ जाएगा, पेयर बन जाएगा। अब आ जाते हैं भैया तीसरे रूल की तरफ और चौथे रूल की तरफ।
तीसरा रूल जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो 90% काम करेगा। अब आपको चौथे पॉइंट की तरफ बाद में जाना है, सबसे पहले तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाओ कि आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया इंट्रोडक्टरी पार्ट और आपने उसका पेयर बना लिया। तो अब दो सेंटेंस जैसे ही मिल जाते हैं सीधे एलिमिनेशन पे आ जाओ, आपकी लगभग 50 to 60 to 70% प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएगी। मिनिमम 50% प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। आपके दो ऑप्शंस तो यूं गारंटेड चुटकियों में उड़ जाएंगे, दो ऑप्शंस तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। बचे दो ऑप्शन, फिर लास्ट वाले ऑप्शन को, यहां पे लास्ट वाला जो रूल है इससे आपका आखिरी के दो ऑप्शन जो हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। एलिमिनेट दी ऑप्शंस, 80 to 90% आपका यहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपके दो एलिमिनेशन, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां पे आपका 50-50% हो जाता है, यहां तक आते आते आपका क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 60-70% भी हो सकता है, 75 तक हो सकता है। तीन ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाए तो आपका तुरंत यहीं पे आंसर आ जाए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो चौथा रूल अप्लाई कर देना। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके सेंटेंस के अंदर फाइनली वर्ड लगा हो तो वो आखिरी में ही आएगा, दैट इज वाई लगा हो तो ये कंक्लूसिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कंक्लूजन आता है, रिजल्ट आता है। इवेंचुअली, अल्टीमेटली, दस हो गया है ना, सो हो गया है ना, देयरफॉर हो गया, ये क्या है, रिजल्ट शो करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स रिजल्ट शो करते हैं, और रिजल्ट शो जब भी होगा सेंटेंस में, समझ लो अब ये फाइनल सेंटेंस हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो वो सेंटेंस आखिरी वाला होगा। इसके भी यहाँ पे भी फिर लास्ट में एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते हैं। देयर आर 4 इफेक्टिव रूल्स टू अप्लाई ऑन योर PQRS क्वेश्चंस और पैराजंबल क्वेश्चंस। ओके, अगर ये चीजें अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चरली तो बस इतना ही होता है। इसके बाद तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, आपको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की हैबिट बनी हुई है, तो आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आसानी से समझ में आ जाता है, आप आसानी से उसको टैकल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है हमारे हिंदी या अदर बोर्ड वाले एग्जामिनेशंस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये 4 अगर रूल अप्लाई करते हो तो आपका कोई भी सवाल अच्छे से सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है SSC सीजीएल 2022 का। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो देखो ये तो आपका S1 है जो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये S1 आपका फिक्स रहेगा, बाकी P, Q, R और S ये आपको रीअरेंज करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है वाइल फिजिकल मूवमेंट, तो भाई सिंपल सी बात है, जब फिजिकल मूवमेंट, ये क्या है भैया, सब्जेक्टिव पार्ट उसने पहले से ही लिख दिया। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ढूंढो कौन से सेंटेंस में वर्ब सबसे पहले है। यहाँ पे वर्ब है एक्टिविटीज तो नाउन होता है, इज वर्ब है, द पार्ट वर्ब है, नहीं है मूवमेंट तो भैया इज, यानी कि वर्ब ये रही, वर्ब ये रही। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो आनी है, तो क्यू सबसे पहले नंबर पे आएगा, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे ही आपने नजर मारी कि भैया क्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, क्यों यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है। फिर आपने देखा कि भैया इसके बाद क्या होगा, तो इसको पढ़ लेते हैं। वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, जब फिजिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, ऑल लर्निंग डैश, ऑल लर्निंग व्हाट, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज, क्योंकि दो ही ऑप्शन है आपके पास, क्यू के बाद या तो पी लगा सकते हो या फिर क्यू के बाद क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, तो दोनों लगा के चेक कर लो। वाइल ऑल लर्निंग मूवमेंट या ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट, भाई फिजिकल मूवमेंट तो सिंपली पेयर पहले से बना हुआ है वर्ड्स का, तो फिजिकल मूवमेंट यानी कि एस जो है वो पी के बाद, एस जो है वो पी के बाद आनी, यानी कि पी और एस का देखो पेयर यहां पे बनेगा, पी और एस का पेयर यहां पे बनेगा। दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यू और पी का पेयर बन रहा है। क्यू और पी का पेयर कैसे बन रहा है, देखो इसके तुरंत बाद ये आना चाहिए, क्योंकि भैया ये कह रहा है कि ऑल लर्निंग एक्टिविटीज होगी, समझ रहे हो, ना कि लर्निंग मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट होगा। तो यहां से पेयर आपका बन रहा है क्या, पी और एस का पेयर बन रहा है। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज किया और पेयर बना लिया, इंट्रोडक्टरी ये रहा, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ये रहा और पेयर ये रहा, दोनों चीज हो गई। तो अब ढूंढ लो, इंट्रोडक्शन यहां से हो रहा है और पी और एस का पेयर यहां पे, तो भैया सिर्फ इफेक्टिव जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब बताओ कितना इजीली आपने इसको टैकल किया है। ऐसा नहीं है, अब देखो आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप अपने मतलब का एक छोटा सा एग्जांपल ले आए, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। और कल की जो क्लास होगी 8 बजे आइएगा, SSC सीजीएल 2024 में प्री के एग्जाम में जितने भी PQRS के क्वेश्चंस पूछे गए इसी मेथड के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जितने भी PQRS के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइएगा जल्दी से। A panther is reported to have broken into a house
यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो सिंपल सी बात है, इसमें दो चीजें मिलेंगी। पहली बात तो ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी, पी क्यू आर एस कह सकते हैं। तो देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिल जाएगी आपको, ब्रेक इनटू, जो मैं आपको पहले बताता रहता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स जो आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलती हैं, ठीक है, सेंध मारना, उनको लिख लिया करो, या चुपके से घुस जाना, ठीक है। अगर आप किसी के घर में चुपके से घुस जाते तो उसी को हम लोग ब्रोकन इनटू कहते हैं, ठीक है, या ब्रेक इनटू कहते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है। तो भैया अ पैंथर इज रिपोर्टेड, ऐसा पता चला है कि एक पैंथर जो है टू हैव ब्रोकन इनटू, वो घुस चुका है एक घर में यस्टरडे, ठीक है ना। तो यस्टरडे जो है ये आपका टाइम की बात कर रहा है, तो भाई ये तो वैसे भी पहले नंबर पे आएगा। और वो काम हो चुका है, एक पैंथर घुस चुका है सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और अपनी शरण और खाने के चक्कर में वो किसी घर में घुस गया, तो पहले नंबर पे एक तो यहाँ पे लिखा है। अभी पता नहीं चलेगा, अभी देखेंगे कि क्या होगा, हमें नहीं पता कि ये पहले नंबर पे आएगा कि दूसरे नंबर पे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, किसकी क्राइज, एंड रैन टू द हाउस बट द स्केयर्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय दैम। अब देखो यहाँ पे ए और बी दोनों पढ़ लो आप आराम से, ठीक है। और पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस लग रहा है जो आपको आपके हिसाब से, पहले तो ऑप्शंस देख लो। यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ए से, यहाँ पे बी से, यहाँ पे डी से, यानी कि सी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, सी से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। या तो डी से स्टार्ट होगा, या बी से, या फिर ए से। और ऑब्वियसली यहाँ पे पैंथर जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यस और नो। भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यही पता चलेगा कि एक पैंथर किसी के घर में घुस गया। दूसरी चीज यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो मिल गया, यानी कि ये तो डेफिनेट है कि ए पहले नंबर पे आएगा, ये तो डेफिनेट है कि ए पहले नंबर पे आएगा। अब पेयर बना लेते हैं भैया, पेयर कहां से बनेगा, तो देखो ये भी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे उसके रोने की आवाज आई, किसके रोने की, हिज, हिज किसके लिए यूज किया गया है, हिज किसके लिए यूज किया गया है, पैंथर के लिए, पहली चीज, ठीक है। हाँ नहीं, पैंथर के लिए नहीं है, देखते हैं दूसरा, देखते हैं। नाउन और प्रोनाउन देख, इट स्केर्सली slouched into a room where a young man named Johnny was sleeping, who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed। देखो एक बच्चा था, एक आदमी था जो अंदर सो रहा था, ठीक है, जिसका नाम था जॉनी, और वो क्या करा, अचानक से जाग गया। देखा तो भैया उसने देखा कि बीस्ट, बीस्ट मतलब एक जानवर होता है, जंगली जानवर, उसके बेड के चारों तरफ रोम कर रहा है। क्या कर रहा है, रोम, रोमिंग मतलब थोड़ी सी गरगराहट की आवाज होती है ना, शेर वेर और ये पैंथर वगैरह निकालते हैं आवाज उसके बेड के चारों तरफ। तो आपने ये चीज देखी कि यहाँ पे जो सी है, इट स्केर्सली स्लॉज्ड इनटू अ रूम, ये धीरे से कहाँ घुस गया, रूम में घुस गया, वहां उसमें एक आदमी सो रहा था। तो ऑब्वियसली ए के बाद देखो बी का पेयर बन रहा है, पहली बात तो ए के बाद, सॉरी सी का, बी का नहीं सी का, ए के बाद सी आना चाहिए। पता चला कि एक पैंथर किसी घर में घुस गया। अब ये इट जो है वो एनिमल के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, एनिमल के लिए इट प्रोनाउन यूज करते हैं। दूसरी चीज आप देखो कि यहाँ पे सी के बाद में क्या आना चाहिए, सी के बाद देखो, जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम ही स्विफ्टली सॉट आउट ऑफ द बेड एंड हाइड इन अ क्लोजेट। जैसे ही पैंथर ने उसको क्या किया, मतलब लीप करने वाला था, उस पर जंप करने वाला था ऐसे, तो तब तक उसने क्या करा, तुरंत वो वहां से हटा, उठ खड़ा हो गया अपने बेड से और जाकर के कहीं पे क्लोजेट में छुप गया, अलमारी में छुप गया। क्लोजेट का मतलब था अलमारी, ठीक है, उसमें जाके छुप गया। अब देखो पहले वो उसके आसपास घूम रहा था, वो जागा, उसको पता चला कि कोई जानवर है, तो उसने उसको क्या किया, एकदम लीप करने की कोशिश करी, वो वहां से उठ खड़ा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, जो गांव वाले थे उन्होंने उसकी चीख सुनी, एंड रैन टू द हाउस बट द स्केयर्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन। और तब तक वहां से वो जो जानवर था वो विंडो के थ्रू बाहर निकल के भाग गया। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ए के बाद सी, और सी के बाद डी, और डी के बाद बी। सिंपल सी लॉजिक देखो, समझ में, ओरली समझाने की कोशिश करता हूं, इधर मत देखना। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा पता चला कि एक पैंथर किसी के घर में घुस गया, और धीरे से वो एक रूम में घुस गया, वहां एक आदमी सो रहा था, वो जाग गया अचानक से, उसने देखा कि जानवर मेरे आसपास घूम रहा है। जैसे वो उस पर झपट्टा मारने के लिए दौड़ा, वो क्लोजेट में छुप गया। बाहर से लोगों ने सुनी उसकी आवाज, जैसे लोग वहां तक पहुंचे वो खिड़की से निकल के बाहर चला गया। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, आराम से और आपने ए के साथ जैसे ही सी पेयर जोड़ा तो तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि इसका ऑप्शन ए ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ए के बाद बी तो आ ही नहीं सकता। ए तो आपको पता चल गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, ए के बाद बी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हिज क्राइज है वो इसके लिए नहीं आ रहा पैंथर के, वो आदमी के लिए, और आप आदमी का यहाँ पे कहीं पे जिक्र हुआ ही नहीं है पहले वाले पार्ट में,
ठीक है, वो तीसरे वाले पार्ट में जिक्र हुआ है। तो ऑब्वियसली फिर ये जो हिज है वो सी के बाद ही आएगा, यानी कि बी जो है वो सी के बाद आएगा। अब उससे भी पहले डी आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें बी जो होगा वो सी के बाद आ जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है दोनों में से। तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बस आज के इस वीडियो में, आज की छोटी सी क्लास में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको किसी न किसी तरह से PQRS में कोई दिक्कत आज के बाद नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई अगर आप ये अप्लाई करते हैं 95% तक आपका क्वेश्चन सही होने की मैं गारंटी ले सकता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपकी दिक्कत देती भी हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखो, कॉम्प्रिहेंशन के ना तो कोई रूल होते हैं, ना कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, ना ऐसा कुछ होता है कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ लिख दूं जैसे ग्रामर में कि 100% तक की गारंटी ले सकता है इंसान। कॉम्प्रिहेंशन में सारा खेल ही, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही समझदारी होता है। जिसके अंदर समझदारी है वही आंसर कर सकता है, और समझदारी बिल्ड करने में लगता है समय। समझदारी के लिए टाइम देना पड़ता है, मैच्योर होना पड़ता है। कभी भी हम स्कूल टाइम पे या बचपन में जवान लोगों की तरह एक्ट नहीं कर पाते ना, क्योंकि वहाँ पे हमारे अंदर समझदारी नहीं होती, तो उसको टाइम देते हैं। जब जवान होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि अच्छा ऐसा भी है, और बड़े होते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो जितना टाइम आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को दोगे उतनी समझदारी बढ़ेगी, और समझदारी का ही खेल है कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, स्ट्रक्चर का खेल है ही नहीं। ग्रामर तो आप बचपन में भी सीख लोगे, अभी भी सीख लोगे, और आगे भी सीख लोगे, बुढ़ापे में भी सीख लोगे, सब सेम रहेगी, लेकिन समझदारी नहीं सीख पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इसी की प्रैक्टिस क्लास आएगी कल रात 8 बजे इसी चैनल पे। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है किसी तरह की इंक्वायरी के लिए। ये हमारा एप्लीकेशन जहाँ हमारी पेड क्लासेस चलती हैं ओपन स्टडी ऐप पे, या openstudyApp.com वेबसाइट है हमारी, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको PDF मिलती है हर सेशन की। ठीक है, थैंक यू सो मच, इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।